उसने उसी रोज एक हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने हल्का इंतखाब में पड़ने वाले पुलबाल के एक सियासी और समाजी खानदाने के सामने होने वाली गुंडागर्दी की खुलकर मजम्मत करते हुए मुलजिमों को कैफरे किरदार तक पहुंचाए बगैर चैन से न बैठने का अहद किया था। इस सारे हंगामे में नत्थू खान की बीवी की मौत को बिल्कुल फरामोश कर दिया गया था। उस गांव में कोई माई का लाल बचा ही नहीं था जो थाने जाकर इस वारदात की रिपोर्ट ही दर्ज करवाने की बहस कर लेता। हमलावर की लाश पुलिस वाले अपने साथ पोस्टमार्टम के बहाने ले गए थे। गांव के बच्चे कुछ बूढ़ों और औरतों ने मिन्नत समाजत करके नत्थू खान की बेवा असगरी का मुर्दा खराब होने से बचा लिया, वरना तो पुलिस वाले उसकी लाश का पोस्टमार्टम करवाने पर तुले हुए थे। उसी रोज दोपहर के बाद पुलिस वालों ने भी एक औरत का बंदोबस्त किया जिसने असगरी के लाशे को गुस्ल दिया। गांव के चंद बूढ़ों ने उसका जनाजा उठाया और पुलिस के कड़े पहरे में उसके खामन नत्थू खान के पहलू में दफना दिया। उस रोज हनीफ खान की मां के कुल थे जब वो गांव के बाहर पहुंचा। गांव से बाहर शाम ढले जब वो खेतों की आड़ में छुपकर बैठा अपने किसी वाकफ कार का इंतजार कर रहा था तो उसे बाबा हयात इस तरफ आता दिखाई दिया। मस्जिद का खिदमतगार था, अब मौलवी साहब के लिए रोटी लेकर जा रहा था। बाबा हयात ने जब अचानक हनीफ खान को अपने सामने पाया तो बेसाख्ता उसके आंसू बह निकले। कमजोर और बेबस बाबा हयात ने, जिस पर नत्थू खान ने अपनी सारी जिंदगी में बेशुमार एहसानात किए थे, रोते हुए हनीफ खान को उसकी गैर मौजूदगी में बीतने वाली कयामत की कहानी सुना दी और उसके सामने हाथ बांधते हुए इल्तिजा की कि वो वापस लौट जाए क्योंकि अब हालात वो नहीं रहे। यहाँ कदम कदम पर उसकी जान को खतरा है। फजल शाह और सरदारों के आदमी इलाके में चारों तरफ फैले हुए हैं और वो इसे पुलिस तक पहुंचने से पहले ही मार डालेंगे। हनीफ खान को यूं लगा जैसे किसी ने पूरी कुव्वत से जहर में बुझा भला इसके कलेजे में उतार दिया है। उसे अपने दिल की धड़कन बंद होती महसूस हुई। इसके कानों में रात का सारा सन्नाटा दुराया था और आंखों के सामने मौत का सा अंधेरा फैलता चला जा रहा था। अचानक ही उसकी आंखों से आंसुओं के झरने फूट पड़े। वो बच्चों की तरह सिसकियां लेकर रोने लगा। बाबा हयात के हौसला देने पर बिलाखिर वह संभल गया। फिर अचानक ही उसे यूं महसूस हुआ जैसे इसकी काया पलट रही हो। इसकी रगों में तैरने वाले खून की हिद्दत अचानक ही बढ़ने लगी थी और अब उसको अपने बदन में खून के बजाय अंगारे दौड़ते महसूस हो रहे थे। उसकी आंखों से आग बरस रही थी। बाबा हयात, तू जा, किसी से मेरी आमद का जिक्र न करना। सुगरा को आज रात ही शहर में फुफ्फा के घर पहुंचा देना, लेकिन किसी बात की गांव वालों को खबर न होने देना। मैं जिंदगी भर तुम्हारा एहसान नहीं भूलूंगा। जिंदगी रही तो इस एहसान का बदला जरूर दूंगा। उसने 5 नोट बाबा हयात की तरफ बढ़ा दिए थे। बाबा हयात तड़प कर रह गया। कुदरत ने अगर जिंदगी में पहली मर्तबा उसे नत्थू खान के किसी एहसान का मामूली सा शुक्रिया अदा करने का मौका भी दिया तो बेचारा इतना मजबूर था कि शहर तक सुगरा का किराया भी नहीं खर्च कर सकता था। उसने बहुत ना की, लेकिन हनीफ खान ने जबरदस्ती नोट उसकी कमीज की जेब में डालकर उसे इस हिदायत के साथ रवाना कर दिया कि खुद को नॉर्मल रखे। वो जानता था कि बाबा हयात जान पर खेल कर भी इस फर्ज से कोताही नहीं बरतेगा। उसे अभी बहुत से काम करने थे। आज बहुत अरसे बाद उसने अपने बदन में वही चीते की सी फुर्ती महसूस की थी जो कभी वो अपने बाप की मुइयत में सरहद अबूर करते हुए रेंजर्स या BSF वालों के घेरे में आने के बाद महसूस किया करता था। बाबा हयात अंधेरे की चादर में गुम हुआ तो हनीफ खान बोझल कदमों से कब्रिस्तान की तरफ चल दिया। कब्रिस्तान पर मौत का सन्नाटा तारी था। रात देर गए तक वो अपनी माँ की कब्र से लिपट कर पशेमानी के आंसू बहाता रहा। सुबह काजब की रोशनी फूटने पर वो चल दिया। उसने अंदाजा किया था कि अब सरहद अबूर करना उसके लिए शायद इतना आसान न रहे क्योंकि दोनों तरफ सियाद उसके लिए जाल बिछाए बैठा था। फिर आखिर वो अपनी लड़ाई में कब तक मुख्य सांसी के लड़कों को घसीटता रहेगा। ये जंग अब उसे अकेले लड़ना थी। दुश्मन ने इसके बाप के बाद उसकी माँ को भी मार डाला था। अब दुनिया में उसके लिए जिंदा रहने की कौन सी ऐसी खास वजह बाकी रह गई थी। ठीक है, उसके बाप की मरते दम तक ख्वाहिश थी कि वो सुगरा को अपनी बहू बनाकर ले आए। उसकी माँ ने अपनी जिंदगी में सुगरा को बहू का रुतबा दे दिया था, लेकिन वो सुगरा की खातिर अपने वालिदैन के कातिलों को जिंदा छोड़ने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। उसकी माँ के कातिल कौन थे? इस सवाल का जवाब उसे फौरन तलाश करना था। महज एक हमलावर का ताल्लुक सरदार मुरीद से होने का यह मतलब नहीं था कि वो आंखें बंद करके इस बात पर यकीन कर ले। फजल शाह जैसे खबीस से किसी भी साजिश की तवक्का की जा सकती थी। खुदा जाने एक लाश वहां जानबूझ कर न छोड़ दी गई हो। यह भी तो मुमकिन था कि पहले की तरह उसने धोखे की चाल चली हो और उसकी दुश्मनी का रुख पलवाल की तरफ ही मोड़ना चाहता हो, लेकिन
अब ये मुश्किल नजर आता था। सरदार मुरीद यूनियन कौंसिल का चेयरमैन बन चुका था और दोनों पार्टियों ने अपने मफादात पर मुकम्मल इत्तफाक करने के बाद ही फजल शाह को इस ओहदे तक पहुंचाया था। गो के इस दोस्ती की बुनियाद मुनाफिकत थी, लेकिन इससे क्या फ़र्क पड़ता था। ये लोग अपने मफादात के लिए कहाँ तक गिर सकते थे, इसका अंदाज़ा हनीफ खान से ज़्यादा और कौन लगा सकता था, जिसने फजल शाह को इतने करीब से देखा था। बाबा हयात ने उसे बताया था कि इसके ट्यूबवेल के चारों मुलाजमीन भी गायब हैं और ऐन मुमकिन था कि उन्हें अगवा कर लिया गया हो, लेकिन हनीफ खान कुछ और ही सोच रहा था और अब अपनी सोच की तस्दीक के लिए ही उसने जलालपुर का रुख किया था, जहां उसके बाप का पुराना मुलाजम मुंशी रहता था। मुंशी ने सारी ज़िंदगी उसकी यहाँ गुजारी थी और हनीफ खान को उम्मीद थी कि अगर कुछ सच्चाई वो जान सकता था तो मुंशी ही इसका मजबूत ज़रिया होगा। जलालपुर भी वो कभी घोड़ी पर बैठकर अपने बाप के साथ आता तो सारा गांव इसके इस्तकबाल के लिए खड़ा हो जाया करता था, लेकिन आज वो चोरों की तरह दबे पांव रात के अंधेरे में मुंशी के घर दाखिल हुआ था। गांव के एक कोने में वाक़े मुंशी के घर का दरवाज़ा उसने खटखटाया और दरवाज़ा खुलने पर उसे सामने इसकी बेटी की शक्ल दिखाई दी। गो के हनीफ खान का हुलिया खासा बदला हुआ था, लेकिन रुकैया ने उसे पहचान लिया था। उसने सहम कर हनीफ खान को सलाम किया, जिसने अंदर दाखिल होने पर दरवाजे को कुंडी लगाकर बंद कर दिया था। मुंशी कहाँ है, उसने रुकैया से इस अंदाज में दरियाफ्त किया कि सहमी हुई लड़की के मुंह से बेसाख्ता निकल गया, अंदर ही है। चलो मेरे साथ अपनी माँ को भी बुला लाओ, और हाँ, किसी को मेरी आमद की खबर न देना, समझ गई हो ना। उसने रुकैया को दबे दबे नहीं धमकी अमेज लहजे में कहा। माँ भी अंदर मौजूद है, रुकैया ने कहा और दूसरे कमरे में चली गई। आजा बेटा, हमें तेरा ही इंतजार था। उसे अपनी पुश्ते से मुंशी की बूढ़ी बीवी की आवाज़ सुनाई दी। हनीफ खान दूसरे कमरे में दाखिल हुआ तो मुंशी की बीवी ने लालटेन की लो बढ़ा दी। मुंशी एक चारपाई पर इस तरह लेटा था कि उसके लिए अपने जिस्म को जुम्बश देना भी मुश्किल हो रहा था। फिर भी कराहते हुए उठा और सिराने से टेक लगाकर बैठ गया। क्या हुआ मुंशी को, हनीफ खान ने इसकी बीवी से पूछा। जवाब में बूढ़ी औरत सिसकियां लेकर रोने लगी। हनीफ खान के हौसले दिलाने पर इसने बताया कि 3 रोज़ कबल फजल शाह के आदमी उसे उठाकर ले गए थे। वो लोग मुंशी की मदद से सुगरा को अगवा करके ले जाना चाहते थे, लेकिन मुंशी ने उनके सामने झुकने से इनकार कर दिया और उनके हर लालच को ठुकरा दिया, जिसका नतीजा उसके सामने है। मुंशी की बीवी ही की जुबानी उसे इल्म हुआ कि तीनों मुलाजमों पर उन्होंने बहुत सितम ढाए और उनकी बीवियों और बच्चों को यरगमाल बनाकर उनसे वादा लिया गया वो हमलावरों के खिलाफ मुजाहमत नहीं करेंगे। मुंशी की जुबानी ही उसे इल्म हुआ कि सरदार मुरीद और फजल शाह के गुंडों ने मिलकर ये कार्रवाई की है। वो लोग सुगरा को यरगमाल बनाकर हनीफ खान को सामने लाना चाहते थे ताकि उसे पुलिस के हाथ लगने से पहले ही मार डाले। रात गए तक मुंशी की बीवी और बेटी उसकी माँ के सोग में रोती रही। उन्होंने हनीफ खान की बहुत मिन्नत समाजत की कि वो यहाँ कुछ रोज़ के लिए रुक जाए, क्योंकि इस इलाके में कदम कदम पर उसे जान का खतरा है। लेकिन हनीफ खान ने मुंशी की बीवी को कुछ पैसे देकर रात के दूसरे पहरे ही वहाँ से रुखसत ले ली। उसको अपने दुश्मनों का इल्म हो चुका था। अब उसे जो कुछ भी करना था अपने जोरे बाजू पर करना था। ये बात वो भी जानता था कि जब तक फजल शाह और सरदार मुरीद को मौत के घाट नहीं उतारेगा, एक पल के लिए भी चैन की नींद नहीं सो सकेगा। वो अपने दुश्मनों को तरबियत याफ्ता जर्नैलों की तरह सरप्राइज देना चाहता था। उसके दुश्मनों को अभी गुमान भी नहीं था कि हनीफ खान इस इलाके में मौजूद है। उन्होंने हनीफ खान के हर मुमकिन ठिकाने पर अपना जाल फैला रखा था। हनीफ खान के लिए कुछ करने का यही मौका था। उसे याद था कि कभी कभी जब BSF को उनकी आमद की खबर होती तो वो सारी सरहद पर GC नाके लगा दिए करते थे, लेकिन नत्थू खान इन हालात में सरहदी पोस्ट के पहलू से उबूर किया करता था। वो हनीफ खान से कहा करता था कि दुश्मन को कभी यह गुमान भी नहीं गुजरेगा कि जिनके लिए इसने चप्पे चप्पे पर जाल बिछा रखा है वो दुश्मन उनके घर में ही छुपा हुआ है। यूं भी हमलावर जब मैदान में फैल जाए और वो दुश्मन को भी खुद से कमज़ोर समझते हों तो अपने घर की तरफ उसका ध्यान नहीं जाया करता। वो सरदार मुरीद को उसकी हवेली में घुसकर कत्ल करना चाहता था। वो उन लोगों पर साबित करना चाहता था कि नत्थू खान का बेटा उनकी तवक्कुआत से बढ़कर बहादुर और गैरतमंद है, और मफरूरों की हालत में भी वो अपने सर चढ़ने वाला कोई भी कर्ज बमा सूद चुकाने की हिम्मत रखता है। शेर खान के इलाके से ख़रीदा हुआ विलायती रिवॉल्वर और गोलियों का पटा उसने अपने कपड़ों के नीचे महफूज किया हुआ था। जिस तरह इसने अपनी दाढ़ी और मूंछें बढ़ाकर अपना हुलिया बिगाड़ा हुआ था, उसे देखकर यही गुमान गुजरता था कि वो इस इलाके के किसी गांव का कोई कमी कमीन होगा। अपने दुश्मनों को मुतमईन रखने के लिए उसने वो सारा दिन पलवाल के खेतों में बसर किया।
शाम होने पर पलवाल की तरफ आने वाली सड़क से गुजरती हुई कारों से उसने अंदाज़ा कर लिया था कि उसकी मां के कत्ल के बाद वो मूजी जश्न फतह मनाने अपने घरों को वापस लौट रहे थे, क्योंकि उन्होंने अपनी दानिश में हर काबिल जिक्र शमशीर नगर के बासी को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दिया था, और इन लोगों की तो कोई जमानत करवाने वाला भी नहीं था। सरदार मुरीद ने हाल ही में यूनियन कौंसिल की चेयरमैनी संभाली थी। उन्होंने अपने पुराने वफादार आलमदाद की भी सियासत की काली माता के हुजूर चढ़ाकर ये रुतबा हासिल किया था। इस इलाके में इससे ज़्यादा आमदनी वाला कोई सेठ नहीं था, गो के फजल शाह के साथ सरदारों का 50-50 का मुआहदा हुआ था। लेकिन सरदार मुरीद ने ऐसा तरीका ढूंढ लिया था जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। उसे अगर अब कोई ख़तरा था सियासी तौर पर तो वो आलमदाद का था। आलमदाद जिसे उन लोगों ने रियासत शाह के कत्ल के इल्ज़ाम में जेल में करवा दिया था, सरदारों का देरीना रफीक था। उसने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था कि सरदार रशीद इस जैसे मोहसिन के साथ भी कुछ कर गुजरेगा। फजल शाह ने जहां बादल नखासा सरदारों से यूनियन कौंसिल की डील की थी, वहां उसने मुस्तकबिल के मुमकिन खतरे आलमदाद से भी निजात हासिल कर ली थी। उसे सरदारों में अगर किसी से सियासी तौर पर कोई खतरा था तो वो आलमदाद था। आलमदाद अब सरदार मुरीद के लिए खतरा बनता जा रहा था। उसकी मुलाकात को जेल जाने वालों की तादाद में आए दिन इजाफा हो रहा था, जिसका मतलब साफ जाहिर था कि आलमदाद के हमदर्दों की तादाद बढ़ रही है, जो सरदार मुरीद के लिए कोई नेक शगुन नहीं था। आलमदाद जेल में बैठकर सियासत कर रहा था। उसने अपने 3-4 ऐसे जानिसार साथी पैदा कर लिए थे जिन्होंने उसके नाजायज़ धंधे को 50-50 के लालच में संभाल लिया था, और उसकी हिदायत के मुताबिक सरदारों के खिलाफ भी सियासी तौर पर सरगर्मी अमल थे। आलमदाद ने ये कोशिश की थी कि वो अपना कोई ऐसा प्रेशर ग्रुप खड़ा कर ले जिसकी मदद से वो सरदारों को एक तरफ करके फजल शाह से मामला तय कर ले और जेल की 4 दीवारी से बाहर आ जाए। बसूरत दीगर ये लोग उसे फांसी पर लटकाए बगैर चैन से नहीं बैठ सकते थे। सरदार मुरीद ने इस खतरे को भांप लिया था और अपने बड़े भाई की हिदायत पर हफ्ते में कम से कम 2 दिन अपने गाँव में गुजारने शुरू कर दिए थे, ताकि आलमदाद की सरगर्मियों पर कड़ी नजर रख सके। आज भी वो सब अच्छा की खबर मिलने पर गाँव आया था। फजल शाह की ख्वाहिश भी यही थी कि वो खुद पलवाल में बैठकर हनीफ खान के खिलाफ ऑपरेशन की निगरानी करे और जितनी जल्दी मुमकिन हो इस मुसीबत से छुटकारा हासिल कर ले। सरदार मुरीद ने यूनियन कौंसिल की मेंबरी संभालते ही अपनी नई दाश्ता अलमास बेगम को बीवी बना लिया था और आज इसकी ख्वाहिश पर उसे अपने गाँव लेकर आया था, जबकि पहली बाकायदा बीवी अपनी सोकन की आमद की खबर पाकर अपने ससुराल जा चुकी थी। रात का पहला पहर बीत रहा था। सरदार मुरीद को उसकी नौबियाहिया ने अपने हाथ से जाम तैयार करके दिया था और अब वो इसके जानों पर सर रखे खुद को राजा इंदर महसूस कर रहा था। उसके शहवानी जज्बात नुक्ता अरूज को छू रहे थे। उस दरमियान उसने अलबास बेगम को हर मुमकिन तरीके से एक ही बात समझाने की कोशिश की थी कि वो मुस्तकबिल का चीफ मिनिस्टर है, क्योंकि उसने अपनी सियासत का आगाज़ ही बड़े भरपूर अंदाज में किया था और यूनियन कौंसिल की चेयरमैनशिप पहले ही मरहले पर हाथ आ जाने का मतलब इसके सिवा और कुछ नहीं था कि वो बेहद अक्लमंद ज़हीन शख्स है जिसके लिए एक एक करके कामयाबियों के दरवाजे खुलते चले जाएंगे। अलमास बेगम ने भी खुद को अभी से सूबे की खातून अव्वल समझना शुरू कर दिया था और इसका दिमाग भी आसमानी पंगूड़ा झूलने लगा था। खुदा जाने वो नकाब पोश आसमान से नाजिल हुआ था या ज़मीन फाड़ कर बरामद हुआ था। उसने तो खिड़की का शीशा टूटते देखा, जिसके साथ ही एक हाथ अंदर आया। इसने बिजली की सी फुर्ती से अंदर की कुंडी खोली, इसके साथ ही नकाब पोश अंदर कूद गया। कौन हो तुम? इस पर चूंकि सबसे पहले अलमास बेगम ही की नजर पड़ी थी, इसलिए ये सवाल इसने दरियाफ्त किया था। यह हरामखोर मुझे जानता है कि मैं कौन हूँ। नकाब पोश ने अपने मुंह पर लपेटा कपड़ा उठा दिया। इसके एक हाथ में रिवॉल्वर पकड़ा था। इस असना में सरदार मुरीद भी इस अचानक आफत से घबरा कर उठ बैठा। तुम हनीफ खान, क्या बात है तुम? इसकी जुबान लड़खड़ाने लगी थी। शायद अभी तक तुम्हारा नशा नहीं उतरा सरदार मुरीद, वरना तुम जान जाते कि क्या बात है। तुमने क्या समझ लिया था कि शमशीर नगर में सिर्फ कमी कमीन ही रहते हैं? तुम्हें इस बात का इल्म नहीं था कि अभी तक मैं जिंदा हूँ? तुमने मेरी माँ को मार डाला। हनीफ खान की माँ को उसके लहजे में रात कड़क रही थी। मैं कुछ नहीं जानता, हम तो यहाँ रहते ही नहीं। ये फजल शाह की चाल है हनीफ खान, उसने पहले भी ऐसे किया था। तुम जानते हो तुम्हारे बाप ने मुआहदा किया था। बकवास मत करो। हनीफ खान ने इसकी बात गुस्से से काट दी। तुम तो मरने वाले हो सरदार मुरीद, लेकिन मरने से पहले एक बात सुनते जाओ कि फजल शाह भी जिंदा नहीं बचेगा।
मैं तुम लोगों को चुन चुन कर मार डालूंगा। तुम जानते हो मैं किस बाप का तुखम हूं। तुमने खुद मौत से दोस्ती की है, अब मरने से क्यों डरते हो? सरदार मुरीद, तुमने मेरी गैरत को ललकारा है। मैं तुम्हारी सारी नस्ल खत्म कर दूंगा। इसका खून खोल रहा था। अपनी माँ के कातिल को अपनी आंखों के सामने देखकर उसके लिए खुद पर काबू पाना नामुमकिन होता जा रहा था। देखो हनीफ खान, तुम इस वक्त गुस्से में हो, तुम मेरी बात नहीं समझ रहे। मैं बेगुनाह हूँ। मैं तो अपने सगे भाई से भी अलहदा होने वाला हूँ, क्योंकि उसने मेरी मर्जी के खिलाफ फजल शाह से मुआहदा किया है। सरदार मुरीद, जिसका सारा नशा हुरन हो गया था, मौत को सामने देखकर जिसका रंग फक हो रहा था, उसकी मिन्नत समाजत पर उतर आया था। चलो मैं तुम दोनों को हमेशा के लिए अलग कर देता हूँ। उसने रिवॉल्वर को फायरिंग पोजीशन में करते हुए उसकी तरफ सीधा किया। देखो तुम बचकर नहीं जा सकोगे, मेरे मुसल्ले आदमी हर तरफ मौजूद हैं। हनीफ खान, हनीफ खान। सरदार मुरीद ने बुज़दिलों की तरह हकलाते हुए अलमास बेगम से लिपटना चाहा, लेकिन हनीफ खान ने आगे बढ़कर उसकी कमर में जोरदार लात रसीद की और वो पलट कर दीवार से जा लगा। अलमास बेगम पहले तवाइफजादी और बाद में कुछ और थी। उसे सरदार मुरीद जैसे दर्जनों गधे सारी जिंदगी मिल सकते थे, लेकिन जिंदगी एक मरतबा चली गई तो दोबारा नहीं मिल सकती थी। भाई साहब, मेरा कोई गुनाह नहीं, मुझे तो इसके गुंडे जबरदस्ती उठाकर ले आए हैं। मौला हुसैन का वास्ता मुझे कुछ न कहिए। उसने गगयाते हुए अपनी जगह खड़े खड़े हाथ बांधे। सरदार मुरीद ने इस तरह उसकी तरफ देखा जैसे उसकी बात के मसले से सरदार मुरीद का दिमाग ही खराब हो गया हो। अगर अपनी सलामती चाहती हो तो चुपचाप एक तरफ बैठी रहो। अब तुम्हारे मुंह से आवाज भी निकली तो तुम भी उसके साथ ही जाओगी। हनीफ खान ने उसे फाड़ खाने वाले लहजे में कहा। सरदार मुरीद ने उठकर खड़े होना चाहा, लेकिन हनीफ खान के रिवॉल्वर ने शोला उगला। उसने सरदार मुरीद के सर को निशाना बनाया था। पहली गोली ही ने उसे ढेर कर दिया। महज अपनी तसल्ली के लिए उसने सारा रिवॉल्वर सरदार मुरीद पर खाली कर दिया और इसी खिड़की के रास्ते बाहर फलांग गया। सरदार मुरीद के मुसल्ले आदमियों के उसकी ख्वाबगाह पर पहुंचने तक हनीफ खान उसकी घोड़ी समेत हवेली से बाहर जा चुका था। अलमास बेगम ने सबसे पहले अपने जेवरात और सरदार मुरीद की जेब से बटुआ निकाल कर अपने परस में डाला था, जिसके बाद उसने बैंड डालने शुरू कर दिए थे। कौन था? किसी ने चीखते हुए उससे पूछा। हाय मैं लुट गई, हाय मेरा सुहाग उजड़ गया। मुझे क्या इल्म था कि उनका यहाँ आना ही मुझे तबाह कर देगा। हाय हम यहाँ क्यों आए? हनीफ खान उस मुजी का नाम था, उसने टसवे बहाते कहा। हनीफ खान नत्थू खान का बेटा सरदार मुरीद को हनीफ ने कत्ल कर दिया। सरदारों की हवेली के हर मुकीन की जबान पर यही रट लगी हुई थी। चंद मिनट के अंदर पलवाल के दरो दीवार इस खबर से गूंज उठी। वाह शेर के बच्चे, वाकई तूने नत्थू खान का बेटा होने का हक अदा कर दिया। आलमदाद के बूढ़े बाप साहबदाद ने बेसाख्ता उसे दिल ही दिल में दाद दी। रोती और बैन करती हुई औरतों ने शहर में मौजूद सरदार रशीद को इस इंदोहनाक साने की खबर बजरिया टेलीफोन कर दी थी, जिसने फौरन यह खबर फजल शाह तक पहुंचा दी थी। खसकम जहां पर फजल शाह ने टेलीफोन बंद करते हुए ही बड़बड़ाते हुए कहा, लो बेटा तुम कर लो चेयरमैन। वो बड़ी सस्कारी से जेरे लब मुस्कुरा दिया। जहां यह खबर उसके लिए बतौर सियासतदान एक अच्छी खबर न थी, वहीं खौफ की लहर उसकी रीढ़ की हड्डी में भी सिरायत कर गई थी। हनीफ खान से कुछ भी मुमकिन था। इन हालात में भी जिस शख्स ने सरदार मुरीद की हवेली में घुसकर उसे कत्ल कर दिया था, वो कुछ भी कर सकता था। उसके लिए फजल शाह का कत्ल भी कोई मुश्किल बात नहीं थी। उसका शैतानी जहन बड़ी तेजी से काम कर रहा था। बिलाखिर वो एक नतीजे पर पहुंचकर मुतमईन हो लिया। वो हनीफ खान को खुफिया तौर पर मिलने का पैगाम देने जा रहा था। उसने सोचा कि हनीफ खान से सरदार रशीद का कत्ल करवाने के बाद उसे खुद गोली मरवा देगा। तो दोस्तों, अगली किस्त देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन को भी दबा दें, ताकि हर जो आने वाली वीडियो है वो आपको सबसे पहले मिलती रहे।